आज का टॉपिक है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। अब आपको सबको पता है कि इकोनॉमी जो होती है वो सेवरल टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स की इकोनॉमी हमने पढ़ी हुई है। एक है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, नेक्स्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी और थर्ड होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया की जो इकोनॉमी है, आपको पता है कि इंडिया की इकोनॉमी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो कोई भी इकोनॉमी हो, किसी भी टाइप की इकोनॉमी हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, चाहे वो सोशलिस्ट हो, चाहे वो मिक्स्ड इकोनॉमी हो, वहां पर कुछ न कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी में देखने को मिलती है। तो एवरी इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम अराइजेज होती है। अब ये सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो 2 लेवल्स पे देखने को मिलेगी। माइक्रो लेवल पे भी ये प्रॉब्लम्स अकर होगी और मैक्रो लेवल पे भी ये प्रॉब्लम्स देखी जाएगी। अब बात आती है माइक्रो लेवल की। माइक्रो लेवल पर प्रोड्यूसर को जो प्रॉब्लम फेस करनी होती है वो होती है 3 टाइप्स की प्रॉब्लम जो है प्रोड्यूसर फेस करता है। एक प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, नेक्स्ट है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूसर क्या होता है, इन सारी प्रॉब्लम्स को वो फेस करता है। मैक्रो लेवल की बात करें तो जो प्रॉब्लम इकोनॉमी में देखने को मिलती है वो होती है प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज और नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि सेवरल टाइप की इकोनॉमी जो होती है प्रेजेंट है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। चाहे कोई भी इकोनॉमी सिस्टम हो किसी भी कंट्री में, वहां पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम अराइजेज होती है, देखने को मिलती है। माइक्रो लेवल यानी इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं, इंडिविजुअल फर्म की बात करते हैं, इंडिविजुअल फैक्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है, और मैक्रो लेवल मीन्स होल कंट्री की बात करते हैं, होल इकोनॉमी की बात करते हैं। तो माइक्रो लेवल पे 3 प्रॉब्लम्स आपको ध्यान में रखनी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। मैक्रो लेवल पे 2 प्रॉब्लम आपको ध्यान में रखनी है, प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब बात आ रही है कि इकोनॉमी में ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती है, जो भी प्रॉब्लम्स हमने देखी वो आती है, तो वो किन रीजंस की वजह से अराइज होती है, किन रीजंस की वजह से आती है। तो आपको सबको पता है कि ह्यूमन की वांट्स जो होती है वो क्या होती है, लिमिटेड। सॉरी, ह्यूमन की वांट्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। और उस वांट्स को सेटिस्फाइड करने के जो रिसोर्सेज ह्यूमन के पास अवेलेबल है वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। वांट्स को सेटिस्फाइड करने के जो रिसोर्सेज है वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो यहाँ पर जो लिमिटेड वर्ड मैंने यूज में लिया है, तो इसकी जगह मैंने यहाँ पे यूज में लिया है स्केर्स वर्ड, स्केर्सिटी जिसको बोलते हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स एक रीजन है रिसोर्सेज के स्केर होने की वजह से अराइज होती है, रिसोर्सेज के लिमिटेड होने की वजह से इकोनॉमी में आती है। नेक्स्ट है जो भी रिसोर्सेज इकोनॉमी में मौजूद है उनके क्या है, अल्टरनेटिव यूजेज है। अब हम बात करते हैं, हम एक बार ये बात समझते हैं कि अल्टरनेटिव यूजेस का मीनिंग क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम मानते हैं कि एक फार्मर है, उसके पास में लैंड है, जमीन है उसके पास में। अब उस लैंड को हम बोलेंगे कि वो फार्मर का रिसोर्सेज है। फार्मर क्या करता है, उस रिसोर्सेज को, उस लैंड को डिफरेंट टाइप्स की जो क्रॉप्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, उनके प्रोडक्शंस में यूज में ले सकता है। चाहे वो वीट है, चाहे वो राइस है, चाहे वो मेज है। तो यानी फार्मर क्या है, लैंड नाम का जो रिसोर्सेज है, ठीक है, उसे मेनी फूड ग्रेन्स को ग्रो करने में यूज ले सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, लैंड रिसोर्सेज का क्या हो गया, यहाँ पर हमें अल्टरनेटिव यूजेस देखने को मिल रहा है। अब फार्मर क्या करेगा, अपना बेनिफिट देखेगा तो वो चॉइस करेगा। ठीक है, वो देखेगा कि मैं कौन से फूड ग्रेन्स को ग्रो करूं फील्ड के ऊपर कि मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो यानी यहाँ पर क्या होगा, उसके सामने प्रॉब्लम दिख रही है कि क्या वो वीट को ग्रो करे, क्या वो राइस को ग्रो करे, क्या वो मेज को ग्रो करे। तो वो वहां से उस प्रॉब्लम के लिए सोचेगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेगा कि मैं कौन सी फूड ग्रेन को ग्रो करूं कि मेरी प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो ये 2 टाइप की सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी में आती है। एक है रिसोर्सेज आर स्केर्स, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं। और नेक्स्ट होता है रिसोर्सेज का क्या होता है, अल्टरनेटिव यूजेज होता है। ठीक है, तो ये बात आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं कि व्हाई सेंट्रल प्रॉब्लम आर अराइजेज इन द इकोनॉमी। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे
एक सेंट्रल प्रॉब्लम, ठीक है, जिसका नाम है व्हाट टू प्रोड्यूस। ये सेंट्रल प्रॉब्लम हम यहां पढ़ेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस। कौन से लेवल पे देखने को मिल रही है? ये माइक्रो लेवल पे ये देखने को मिल रही है, ठीक है। ये प्रॉब्लम 2 डायमेंशंस होती है। अब हम बात करते हैं 2 डायमेंशंस की, किस तरह से ये प्रॉब्लम जो है प्रोड्यूसर के सामने आती है। कोई एक प्रोड्यूसर है, अगर वो इकोनॉमी में कोई कमोडिटी या कोई गुड्स का प्रोडक्शन करना चाह रहा है तो उसके सामने क्या प्रॉब्लम फेस करेगा, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करेगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम वो फेस करेगा कि व्हाट गुड आर टू बी प्रोड्यूस, कौन से गुड्स का वह प्रोडक्शन करे कि इससे उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो। तो ये उसको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से किस टाइप के गुड्स का वो प्रोडक्शन करें। नेक्स्ट, इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, गुड्स का अगर वो प्रोडक्शन करता है तो वो कितनी क्वांटिटी में उसका प्रोडक्शन करे, ठीक है, कि उससे क्या हो, डिमांड सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है, और उसका प्रॉफिट जितना भी उसको प्रॉफिट गेन करना है वो भी सेटिस्फाइड हो जाए। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले गुड्स की। गुड्स का दूसरा नाम होता है कमोडिटी, गुड्स को हम कमोडिटीज भी बोलते हैं, ठीक है, आपको पता है। तो फॉर एग्जांपल पेन हम काम में ले रहे हैं, पेंसिल हम काम में ले रहे हैं, लैपटॉप काम में ले रहे हैं, मोबाइल काम में ले रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, गुड्स ही है। हम कोई वेजिटेबल्स काम में ले रहे हैं, फ्रूट्स काम में ले रहे हैं, ये तो ये भी गुड्स है जो कंज्यूमर के वांट्स को, ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फाइड करते हैं। तो यही बात आ रही है गुड्स की यानी कमोडिटीज की, विच आर कैपेबल टू सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इकोनॉमी में जो गुड्स देखने को मिलते हैं, जो कमोडिटीज देखने को मिलती है, वो 2 टाइप की होती है। एक होते हैं कैपिटल गुड्स और एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स। नाम से आपको पता चल रहा है, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मीन्स ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर के वांट्स को सेटिस्फाइड करते हैं, कंज्यूमर जिसको कंजप्शन में काम में लेता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एग हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया, क्लीनिंग प्रोडक्ट हो गया, इसके अलावा मैंने लैपटॉप, मोबाइल, इन सब के भी एग्जांपल दिए आपको। तो कंज्यूमर जिस गुड्स को अपने कंजप्शंस के लिए, अपने वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए यूज में लेता है, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कैपिटल गुड्स की। आपको सबको पता है कैपिटल गुड्स मतलब कोई प्लांट हो गया, कोई मशीनरी हो गई, व्हीकल्स हो गई, बिल्डिंग। बिल्डिंग को भी हमने बोला है कि ये है कैपिटल गुड्स। क्यों बोला है बिल्डिंग को? फॉर एग्जाम्पल हम अगर बिल्डिंग को रेंट पर देते हैं तो इससे हमें क्या होगा, एक तरह से वो प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है हमें, हम उससे मनी को रिसीव कर पा रहे हैं, मनी ले पा रहे हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे कि कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो जिनसे आगे प्रोडक्शन करना पॉसिबल है, फ्यूचर प्रोडक्शन करना जिससे पॉसिबल होता है, वो होते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन। तो दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। कंज्यूमर गुड्स जो कंजप्शन में यूज में आते हैं, ह्यूमंस की वांट्स को सेटिस्फाइड करते हैं और कंज्यूमर उसको यूज में लेता है, ठीक है। कैपिटल गुड्स जो फ्यूचर प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई फार्मर है, उसने ट्रैक्टर खरीदा, तो इसका मतलब है कि कोई मशीन खरीदी उसने, तो ये कहलाएगा कैपिटल गुड्स, क्योंकि फार्मर उस ट्रैक्टर का यूज कहां पर कर रहा है, वो अपने फील्ड में कोई भी क्रॉप वगैरह उसको ग्रो करनी है, वहां पर वो उस ट्रैक्टर को यूज में ले रहा है और वो फ्यूचर प्रोडक्शन में हेल्पफुल है। तो यहाँ पर ट्रैक्टर जो कहलाएगा वो कहलाएगा कैपिटल गुड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की। हम ये मानते हैं प्रिंटर, प्रिंटर, ठीक है। एक होता है हाउस होल्ड और एक है शॉपकीपर। दोनों ने प्रिंटर खरीदा, लेकिन जब प्रिंटर हाउस होल्ड ने खरीदा तो इसका मतलब है कि वो आगे फ्यूचर में, मतलब उसका ये मैक्सिमाइज, ये मोटिव नहीं था कि वो प्रॉफिट कमाए, उसका बस ये था कि वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करे। तो इसका मतलब है कि उस टाइम प्रिंटर कहलाएगा कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि वो हाउस होल्ड के वांट्स को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब बात आ रही है शॉपकीपर की, तो शॉपकीपर ने प्रिंटर को खरीदने से पहले क्या सोचा कि मैं इससे इनकम को गेन करूंगा। तो हाउस शॉपकीपर के लिए वो जो प्रिंटर है वो बन गया कैपिटल गुड्स। तो गुड्स एक ही है, प्रिंटर ही है, लेकिन जब वो अलग अलग वे में यूज में आया तो कहीं पर वो कंज्यूमर गुड्स की तरह उसने रोल प्ले किया, कहीं पर उसने कैपिटल गुड्स की तरफ रोल प्ले किया। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक। तो
अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं, तो इकोनॉमी को ये नहीं कि खाली कंज्यूमर गुड्स हो तो काम चल जाएगा। कैपिटल गुड्स का होना भी कंपलसरी है, कंज्यूमर गुड्स का होना भी कंपलसरी है, तभी इकोनॉमी ग्रो करेगी, डेवलप करेगी। ठीक है। अब अब बात आ रही है कि रिसोर्सेज की। इकोनॉमी में रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, लिमिटेड है। ठीक है। अगर इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज लिमिटेड है, अगर उन रिसोर्सेज को यूज में ले लिया सिर्फ कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन में, कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन में उनको बहुत ज्यादा यूज में ले लिया, और कैपिटल गुड्स की तरफ बिल्कुल भी प्रोडक्शन में वो यूज में नहीं आए या बहुत कम यूज में आए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? कंज्यूमर गुड्स बनते जाएंगे, कंज्यूमर गुड्स बनते जाएंगे, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन क्या होगा? लो होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? प्रेजेंट जनरेशन पूरी इंजॉय करेगी अपनी लाइफ को, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स उन्हें मिल रहे हैं, लेकिन इससे इफेक्ट आएगा फ्यूचर जनरेशन पर। फ्यूचर ग्रोथ जो होगी वो रुक जाएगी, वो लो हो जाएगी। तो जब भी कैपिटल गुड्स की कमी हो जाती है, लैक हो जाते हैं वो, तो इससे फ्यूचर जनरेशन सफर करती है, फ्यूचर जनरेशन की एफिशिएंसी जो है वो डाउन हो जाती है। ठीक है। फ्यूचर जनरेशन में होने वाला जो डेवलपमेंट है वो क्या होगा? डाउन हो जाता है। तो अभी हमने क्या किया है? जितने भी रिसोर्सेस थे उनको कंज्यूमर गुड्स को बनाने में यूज में लगा दिया। इसका मतलब प्रेजेंट जनरेशन ने एंजॉय किया, लेकिन फ्यूचर जनरेशन सफर कर रही है। नेक्स्ट सिचुएशन हम और देखते हैं। मान लो हमने आपको पता तो है ये कि रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है। अब उन लिमिटेड रिसोर्सेस को हमने कैपिटल गुड्स को प्रोडक्शन में यूज में ले लिया, कैपिटल गुड्स को बनाने में यूज में ले लिया, तो क्या होगा? फ्यूचर ग्रोथ जो होगी वो हाई हो जाएगी, लेकिन इसका इफेक्ट आएगा प्रेजेंट जनरेशन पे। इस बात का इफेक्ट आएगा प्रेजेंट जनरेशन पे, क्योंकि इस टाइम कंज्यूमर गुड्स ग्रो नहीं कर पा रहा है, कंज्यूमर गुड्स की कमी हो गई है। तो प्रेजेंट जनरेशन का स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या होगा? लो हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में प्रेजेंट जनरेशन का लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो अब इकोनॉमी के पास प्रॉब्लम हो गई कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, क्या वो कैपिटल गुड्स बनाए, क्या वो कंज्यूमर गुड्स बनाए? तो ये एक प्रॉब्लम है, इसे बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है। किन किन के बीच आ गई है? कैपिटल गुड्स के बीच और कंज्यूमर गुड्स के बीच में ये प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, कि किस तरह से हम उन रिसोर्सेज का अलोकेशन करें, कौन कौन से रिसोर्सेज हम प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स में लगाएं, कौन कौन से रिसोर्सेज हम कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन में लगाएं, तो किस तरह से हम रिसोर्सेज को अलोकेट करें। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो इकोनॉमी को फेस करनी होती है। तो दो टाइप की प्रॉब्लम इस सिचुएशन में आ जाती है, एक होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और एक होती है प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। सेकेंड डायमेंशन की बात करते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम की। इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, कितनी क्वांटिटी में गुड्स का प्रोडक्शन होना चाहिए। तो वही यहाँ पर भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस देखने को मिल रही है कि कितने तो हम कंज्यूमर गुड्स बनाए, कितनी क्वांटिटी में हम कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें। हाउ मच ऑफ कंज्यूमर गुड्स, हाउ मच ऑफ कैपिटल गुड्स, ये दो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यहाँ पर भी आ गई है। ठीक है। अगर हम कंज्यूमर गुड्स की क्वांटिटी को कम कर देते हैं, अगर हम कम क्वांटिटी में कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं, उसकी क्वांटिटी को लो कर देते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? वहां के जो रिसोर्सेज हैं वो कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे? कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन में। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? हम बहुत ज्यादा मात्रा में या और अधिक मोर कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कर पाएंगे। ठीक है। तो अगर हम रिसोर्सेज को क्या करते हैं, कंज्यूमर गुड्स की क्वांटिटी को क्या करते हैं, कम बनाते हैं, तो रिसोर्सेज कहाँ शिफ्ट होंगे? कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन में। और ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? बहुत ज्यादा मात्रा में हम कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कर पाएंगे। जस्ट इसका ऑपोजिट ले लो, अगर हमने कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन को लो कर दिया, लेस कर दिया, तो रिसोर्सेज कहाँ शिफ्ट होंगे? अब
कैपिटल गुड्स से निकलकर कहां पर शिफ्ट होंगे, कंज्यूमर गुड्स को बनाने में रिसोर्सेज लग जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कंज्यूमर गुड्स क्या होंगे, उनकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, उनका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन पॉसिबल हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हम समझते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी क्वालिफिकेशन है कि मैंने पीएचडी कर रखी है, मुझे सैलरी अच्छी हाई होनी चाहिए, लेकिन मैं पहले पास्ट में जहां पर वर्क कर रही थी मुझे वहां पर 8,000 रुपए ही दिए जा रहे थे, जबकि मेरी क्वालिफिकेशन है पीएचडी, ठीक है। प्रेजेंट में मैंने नई जॉब ढूंढी, ठीक है, और मुझे वहां पर मिल रहे हैं 20,000 रुपए। तो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मुझे 20,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन मैं वहां पर 8,000 में काम कर रही थी। इसका मतलब है मैं टोटल 12,000 के लॉस में थी, मैं 12,000 के लॉस में थी। तो मैंने यहाँ पर इस जगह पर क्या किया, सेक्रीफाइस ही तो किया। मेरी क्वालिफिकेशन है लेकिन मैंने वहां पर इतनी इनकम जनरेट नहीं कर पाई, तो मेरा सेक्रीफाइस हो गया। अब मैंने इनकम को बढ़ाने के लिए नेक्स्ट अल्टरनेटिव ढूंढा, मैंने कहीं और कॉलेज में ज्वाइन किया, वहां मुझे सैलरी मिल रही है 20,000 रुपए। तो जब हम एक रिसोर्सेज से, या हम कहते हैं एक अल्टरनेटिव से दूसरे अल्टरनेटिव की तरफ शिफ्ट होते हैं, बेस्ट अल्टरनेटिव की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो पहले हम जो सेक्रीफाइस कर रहे थे, ये हम सेक्रीफाइस कर रहे थे, इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। कि 12,000 को जो सेक्रीफाइस किया जा रहा है ये कहलाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर अपन और समझते हैं। देखो, इफ वी प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल गुड्स, अगर हम कैपिटल गुड्स की एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल पहले 3 ट्रैक्टर बन रहे थे, ठीक है, अब हम बना रहे हैं 5 ट्रैक्टर, तो एडिशनल यूनिट कितनी हो गई, 2। इंक्रीज किया रहा हमने, प्रोडक्शन इंक्रीज करा। वी आर शिफ्टेड रिसोर्सेज फ्रॉम कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन टू कैपिटल गुड्स। अब हम जब एडिशनल यूनिट बना रहे हैं तो हमें तो रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी ना, तो रिसोर्सेज क्या होंगे, यहां पर कंज्यूमर गुड्स से क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे कैपिटल गुड्स की तरफ। और उन्होंने फिर क्या करा, एडिशनल यूनिट बनाई, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब रिसोर्सेज यहां से यहां जा रहे हैं तो कंज्यूमर गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सेक्रीफाइस कहां करना पड़ रहा है, कंज्यूमर गुड्स की तरफ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, क्योंकि हम बेस्ट अल्टरनेटिव को बना रहे हैं, कैपिटल गुड्स को बना रहे हैं। तो ये जो सेक्रीफाइस किया जाता है इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। सेकंड जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्शन जब भी किसी कमोडिटी का किया जा रहा है तो कौन सी टेक्निक को फॉलो करें, प्रोड्यूसर कौन सी टेक्निक को यूज में ले और फिर प्रोडक्शन करे कमोडिटी का। तो यहाँ पर 2 टाइप की टेक्निक हम पहले डिस्कस करते हैं। एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। नेक्स्ट होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव, नाम से पता चल रहा है लेबर का जब बहुत अधिक मात्रा में ग्रेटर यूज हो रहा है लेबर का एज कंपेयर टू कैपिटल, तो इस टेक्निक को कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। मशीन्स को कम काम में लेकर अगर लेबर्स को ज्यादा काम में ले ले और फिर प्रोडक्शन में उनको यूज में ले तो इसे कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ये आप पहले पढ़ भी चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई प्रोड्यूसर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज में लेता है, लेबर्स को यूज में लेकर प्रोडक्शन करता है, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट प्रमोट होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इससे एम्प्लॉयमेंट प्रमोट होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इससे, ठीक है।
वही बात आती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की, यानी कि मशीन्स की, प्लांट की। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, कैपिटल का हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, मशीन्स का हम ज्यादा यूज कर रहे हैं एज कंपेयर टू लेबर। तो दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो कंट्री का होगा वो यहां पर डाउन जाएगा। इस सिचुएशन में कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डाउन जाएगा। लेकिन अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक काम में ले रहे हैं तो यहां पर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आएगी और अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ेगी सबको, क्योंकि मशीन सारा वर्क कर रही है। लेकिन एडवांटेज ये हुई कि कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो दोनों डिफरेंस आपको क्लियर हो गए होंगे कि क्या होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, क्या होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज में लेने से एम्प्लॉयमेंट प्रमोट होता है, लेकिन कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये सफर करता है, ये लो हो जाता है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज में लेने से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो अच्छा होगा कंट्री का, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कंट्री को फेस करनी पड़ेगी। तो अब यहां पर भी प्रोड्यूसर के सामने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ गई। एक प्रॉब्लम आ गई प्रोड्यूसर के पास में, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि वो कौन सी टेक्निक फॉलो करे। क्या वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉलो करे, क्या वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करे। तो आपको ये सारी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं दो कंट्री की। इंडिया, एक एग्जाम्पल से हम उसको समझते हैं, इंडिया एंड रिच कंट्रीज की बात करते हैं, जैसे अमेरिका हो गया। ठीक है, अब इंडिया में हम बात करते हैं तो यहां पर जो है लेबर जो है वो काफी अधिक मात्रा में है, लेकिन यहां पर कौन से रिसोर्सेज की कमी है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, कैपिटल यानी मशीन इक्विपमेंट जितने भी होते हैं वो इंडिया के पास इतने अच्छे नहीं है जितनी दूसरी कंट्रीज के पास है। तो कैपिटल जो है वो यहाँ पर स्केर्स है, मशीन कम है। तो जब मशीन कम है तो क्या होगा, जितने लेबर इंडिया में हैं उनका क्या फुल्ली यूटिलाइजेशन हो पाएगा क्या ऐसी सिचुएशन में। ऐसी सिचुएशन में लेबर का फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मशीन क्या है वो स्केर्स है, मशीन की कमी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम रिच कंट्रीज की। रिच कंट्रीज में क्या होता है, मशीन और इक्विपमेंट तो बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में है, लेकिन वहां पर लेबर की कमी है। तो जब लेबर नहीं है उन मशीन को चलाने वाले, तो क्या उन मशीन का फुली यूटिलाइजेशन हो पाएगा क्या। तो दोनों जगह हमको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि दोनों जगह प्रॉब्लम फेस की जा रही है। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो क्या है, स्केर्स है। नेक्स्ट, थर्ड जो प्रॉब्लम है वो है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, किनके लिए प्रोडक्शन करना है, क्या प्रोडक्शन करते समय सोशल इक्वलिटी की तरफ ध्यान देना है, क्या प्रोडक्शन करते समय जीडीपी ग्रोथ, कंट्री की ग्रोथ डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना है। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जब भी प्रोडक्शन कर रहा है प्रोड्यूसर, तो वो क्या करें, सोशल इक्वलिटी को अपना मोटिव बनाए या अपना ऑब्जेक्टिव बनाए जीडीपी ग्रोथ को। ठीक है, अब यदि प्रोड्यूसर प्रोमोट करता है सोशल जस्टिस को, यानी कि रिच एंड पुअर पर्सन को इक्वल करने की कोशिश करता है, वेलफेयर के काम को करने की कोशिश करता है कि भाई मैं कुछ काम ऐसा करूं, कुछ प्रोडक्शन ऐसा करूं कि इससे वेलफेयर हो, तो सोशल जस्टिस तो हो जाएगा, रिच और पुअर इक्वल होने की पे तो आ जाएंगे। लेकिन यहां पर जो सेक्रीफाइस होगा वो होगा जीडीपी ग्रोथ का, कंट्री का डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है, यही बात करते हैं हम जीडीपी ग्रोथ की।
कि अगर प्रोड्यूसर ये ध्यान देता है कि भाई कंट्री का डेवलपमेंट हो, तो ऐसे टाइम में सोशल जस्टिस को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कुल मिला के एक को प्रमोट करने से दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ठीक है, यही बात आ गई है। जब प्रोड्यूसर सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है और बहुत अधिक गुड्स ऐसे बनाता है पुअर पर्संस के लिए, ठीक है, तो इससे जीडीपी की ग्रोथ पर, कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर पूरा इफेक्ट आता है। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस प्रोड्यूसर के सामने देखने को मिल रही है कि क्या वो कैसे गुड्स का प्रोडक्शन करे, क्या वो पुअर के लिए बनाए, क्या वो रिच पर्सन के लिए गुड बनाए। जब भी वो पुअर्स के लिए गुड्स बनाएगा तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होगा, वो सिर्फ वेलफेयर के लिए उन गुड्स का प्रोडक्शन करेगा। अगर प्रोड्यूसर का प्रॉफिट ही लो हो रहा है, अगर प्रोड्यूसर का प्रॉफिट ही लो हो रहा है, वो वेलफेयर के गुड्स से बनाया जा रहा है, तो उसके पास में इनकम होगी नहीं, उसके पास में कैपिटल कम होगी। तो कैपिटल कम होने की सिचुएशन में वो इन्वेस्टमेंट भी क्या करेगा, कम करेगा। जब वो इन्वेस्टमेंट किसी चीज पर कम कर रहा है तो उससे जीडीपी ग्रोथ पे इफेक्ट आएगा, जीडीपी ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, और पूरा का पूरी इकोनॉमी जो होगी वो बैकवर्ड सिचुएशन में चली जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैक्रो लेवल पर दो टाइप की इकोनॉमिक प्रॉब्लम पर। एक है प्रॉब्लम ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फुली यूटिलाइजेशन चीज होती है, मतलब रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन हो रहा है। अंडर यूटिलाइजेशन मीन्स रिसोर्सेज हैं हमारे पास में, लेकिन हम उनका यूज नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको प्रोडक्शन में यूज में नहीं ले रहे हैं। तो रिसोर्सेज होने के बाद में भी अगर हम उसको प्रोडक्शन में यूज में नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं, जब रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं होते हैं तो इसे बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये सिचुएशन कब आती है, जब मान लो कंट्री में स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट्स हो गए, तो रिसोर्सेज है, पूरी फैक्ट्री है, लेकिन डेवलपमेंट प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, और प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तो क्या हो रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर पूरा इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का होना एक अलग बात है, और रिसोर्सेज की ग्रोथ का होना, अपडेशन, अपडेशन बोलते हैं ना, मोबाइल की जनरेशन भी क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है, लैपटॉप की जनरेशन भी क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है, न्यू टेक्नोलॉजी आती जा रही है, न्यू रिसर्च होती जा रही है। तो अगर कंट्री में रिसर्च की फैसिलिटी कम होगी तो क्या रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो पाएगा, क्या उनकी नए रिसोर्सेज की डिस्कवरी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या होता है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इकोनॉमी को। कैसी सिचुएशन में, जब रिसर्च की फैसिलिटी कंट्री में लैक है, लैक ऑफ रिसर्च फैसिलिटी, और जब ऐसी सिचुएशन होगी तो न्यू रिसोर्सेज की डिस्कवरी पर इफेक्ट आएगा और वो बहुत ही लिमिटेड हो जाएगी। और जब मशीन ही नहीं है कंट्री के पास में, कोई न्यू इक्विपमेंट ही नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, उसका जीडीपी लेवल भी क्या होगा, लो हो जाएगा। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन कंट्री के पास आ गई है कि उसका जीडीपी लेवल बहुत ही लो सिचुएशन में चला गया है और उसे अपने जीडीपी लेवल को इंक्रीज करना है, तो लो से हाई में अगर उसे शिफ्ट करना है तो बहुत ज्यादा टाइम ये कवर करेगा। तो इस तरह से आपने सेंट्रल प्रॉब्लम सारी पढ़ ली इकोनॉमी की। माइक्रो लेवल पे कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है, और मैक्रो लेवल पर कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी को फेस करनी होती है। ठीक है, लीव हो जाना आप क्लास से।